everyone, this is शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक यू ऑन दिस चैनल। कैसे हैं गाइज आप सभी? आ जाइएगा सेशन में और मिलकर मुझे बता दीजिएगा मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी तक, ठीक। और उसके बाद हम चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? गुड मॉर्निंग ललन, पारुल, काजू, विप्लव, अख्तर, गुड मॉर्निंग है भाई हिमांशु। ओके, चलें क्लास को स्टार्ट करें। ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है? जय श्री कृष्णा, ऑल ओके। चलो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस संगठन ने वल्चर काउंट 2024 पहल शुरू की है? Which of the following organization launch virtual वल्चर काउंट 2024 इनिशिएटिव? अब वल्चर से मैंने आपको 2-3 सवाल करवा रखे हैं ऑलरेडी, याद है आपको? जो मैंने आपको सवाल पढ़ाए थे कि हमने समझा था कि गिद्ध का संरक्षण केंद्र कहाँ ओपन हो रहा है, भारत में पहला और राज्य का भी पहला। फिर मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, उनके लिए एक संग्रहालय, एक पिक्चर म्यूजियम ओपन हो रहा है। कहाँ? उत्तराखंड के अंदर। तो अभी क्या कहता है कि वल्चर काउंट 2024 एक इनिशिएटिव है, ये किसने लॉन्च करा है? कहते हैं द नेचर कंजर्वेसी, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड WWF, या फिर ग्रीन पीस, या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा इसे लॉन्च करा गया है? अब क्यों लॉन्च करा है? देखो, वल्चर काउंट, पहली बात तो ये एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना, एक लुप्तप्राय क्या है, पक्षी है। दूसरा, ये हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखता है, साफ रखता है। साफ कैसे रखता है? जैसे कि शिकार हुआ जंगल में, शेर ने हिरण का शिकार करा, खा लिया उसने जितना खाना था, उसके बाद उसने छोड़ दिया तो क्या होगा? उसमें कीड़े बन जाएंगे, या फिर वो सड़ेगा, गलेगा, स्मेल होगी, ठीक है। अगर दूसरे एनिमल्स इसको खाएंगे आकर तो हो सकता है वो भी ऊपर चले जाए, है ना, हिरन की तरह, वो भी, उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये क्या करते हैं, ये एक नेचुरल क्लीन रखते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। उससे पहले ये क्या करते हैं, खा लेते हैं। कहते हैं ना गिद्ध की आंखें हैं, है ना, तो वो गिद्ध की आंखें क्या है, दूर से भी कुछ भी पहचान लेती है, और ये फिर बहुत ऊपर उड़ रहे होते हैं और उड़ के फिर नीचे आते हैं, अपना एनवायरनमेंट क्लीन रखते हैं। तो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, प्रॉफिट देती है। और क्या है भाई, और अगर हम बात करें तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये इनिशिएटिव को लाया गया है, ठीक है। तो इसे कौन लेकर आया है, ये पूछा आप सभी से, बताइए अब। बताइए भाई। बी। अच्छा, ये इनिशिएटिव कब से लेकर कब तक रन होगा, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। 7 सितंबर से शुरू होगा आने वाली, क्योंकि आज आपकी 4 है, तो आने वाली 7 सितंबर से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? अक्टूबर तक इसको आयोजित किया जाएगा, अगले माह 6 अक्टूबर तक। तो ये जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों का 7 सितंबर से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा मैम? ये जाएगा आपका 6 अक्टूबर तक, ठीक है। क्या करना मैम? ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। दूसरा, लोगों के बीच में क्या करना? अवेयरनेस फैलाना, चौथा, ये हमारे नेचर को और हमारे इकोसिस्टम को क्लीन रखने का काम भी करता है, ठीक है। अब इसे लॉन्च करा गया है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा। किसके द्वारा जी? वर्ल्ड वाइड फंड। अब देखो, इंडिया और वर्ल्ड वाइड फंड का क्या है? एक कोलैब है। कोलैब है किसका? इंडिया का और वर्ल्ड वाइड फंड का, वर्ल्ड वाइड फंड का भाई, ठीक है। सबसे पहली बात हमें यह भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ, नजर तो चील की ही होती है
ठीक है जी। अच्छा, अभी अगर हम बात करें कि इसकी वर्ल्ड वाइड फंड की WWF, अरे WWF से तो और भी कुछ याद आ गया, ठीक है। तो यहाँ अगर हम समझे तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है आपका अप्रैल 1961 में, अप्रैल 1961 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मैम? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर आ जाता है। क्रिस्टीन सुहू जीत इसके क्या है भाई? अगर हम बात करें DG हैं। इसके DG हैं और साथ ही इसके प्रेसिडेंट भी हैं जिनका नाम आदिल नजाम है, नाजम। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, आदिल नजाम, ठीक है। क्लियर हो गया आप सभी को? ओके। अभी अगर हम बात करें कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे कि हमने किससे पकड़ा? गिद्ध से पकड़ा हमने, वल्चर से जो है वे पकड़ा हुआ है, यानी कि इन स्पीसीज को बचाना है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो ये राज्य का भी पहला है और हम कह सकते हैं हमारे देश का भी पहला है। ठीक है जी। अच्छा, अभी बात करी जाए आप सभी से, ये कहाँ ओपन हो रहा है? ये हुआ आपका महाराजगंज के अंदर। ये साल 2023 से न्यूज़ चल रही है, अभी तक तो इस पे काम हो ही रहा है, ठीक है। इसलिए 23-24 लिख देते हैं, महाराजगंज, महाराजगंज, ठीक है। दूसरा हमने क्या जाना था? उत्तर प्रदेश को ही लिख लेते हैं, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री देखने के लिए मिलते हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल देखने के लिए मिलती हैं आनंदीबेन पटेल। ऐसे ही हमने देखा था जो किया है आप लोगों का भाई उत्तराखंड है, इसके अंदर आप लोगों का पक्षियों का ही जो क्या है पिक्चर इमेज म्यूजियम है, संग्रहालय है, वह ओपन हो रहा है और ये पूरी तरीके से पिक्चर्ड होगा। इसमें आप लोगों की सभी प्रकार की पक्षियों की फोटो होगी जो एंडेंजर्ड हैं, ठीक है। अभी थोड़े समय पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक वाइट कलर का जटायु आपको देखने के लिए मिला था, याद है आपको? जटायु नाम दिया गया था एक्चुअल में उसे, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलें आगे, ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, उत्तराखंड के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बताइए भाई फटाफट। हु इज द CM एंड हु इज द गवर्नर ऑफ, हाँ बिल्कुल सही प्रशांत, हु इज द गवर्नर एंड CM ऑफ उत्तराखंड स्टेट? उत्तराखंड का कौन है? अच्छा, वो WWE है। अच्छा ठीक है जी, बताइए फटाफट। पुष्कर सिंह धामी हैं या फिर सुखवेंद्र सिंह सुक्खू हैं? बहुत बढ़िया, पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है गाइस? पुष्कर सिंह धामी। हु इज द गवर्नर गाइस? फटाफट बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इतने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? Who has been appointed as the new chairman of Indian Oil Corporation? V. Satish Kumar,
DK राजा, हरेंद्र प्रसाद या फिर राजीव प्रताप को बनाया गया है। तो गाइज ये भी एडिशनल है, कल हमने एक और एडिशनल पढ़े थे, ये भी आप लोगों के एडिशनल ही है। ठीक है, एडिशनल चार्ज पर है भाई। हाँ, सुक्खू जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बहुत बढ़िया अख्तर। ठीक है, चलो बताइए जरा मुझे कि कौन है आप लोगों के अब नए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन। भाई देखो, ये ऑलरेडी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर क्या थे मैम, ऑलरेडी ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, देखो इंडियन ओलंपिक कमीशन या फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैसे से दिखाई देगा, बट आप ध्यान रखना यहाँ हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंदर मार्केटिंग जो विभाग है उसके डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, कौन है जी, उसी विभाग के डायरेक्टर हैं। इनके पास जो अगर हम बात करें एक्सपीरियंस जो है, क्योंकि इसी फील्ड के अंदर है, तो इसी फील्ड का इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो 35 ईयर से भी ज्यादा का है। कितने का, 35 वर्ष से ऊपर का इनके पास क्या है, एक्सपीरियंस हो जाता है भाई। अब बात करी जाए, ये आप लोगों के वी सतीश कुमार है। कौन है जी, वी सतीश कुमार है। अब हालांकि हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, किसकी बात कर लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखो इसको अलग अलग नामों से बनाया गया था। जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, एक्चुअल में जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, वो 1959 के अंदर करा गया। और इसके जो हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर आता है वो कहाँ पर आता है आप लोगों का, न्यू दिल्ली के अंदर। आप बोलोगे मैम मुंबई में भी है, मुंबई में इसका कार्यकारी ऑफिस है, या फिर आप कह सकते हो जहाँ पे पेपर वर्क वगैरह होता है। तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अच्छा, ये ऑयल किस किस को प्रोड्यूस करके देता है, सवाल ये भी है। तो ऑयल जो प्रोड्यूस करके देता है या फिर ऑयल जो ट्रांसपोर्ट करता है वो हमारे भारत के अंदर तो आता ही आता है। ठीक है, ईस्ट, मिडिल ईस्ट के अंदर भी भेजता है। किसमें मैम, इंडिया मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट में भी क्या है भाई, ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट, डीजल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता ही होता है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है। और कंट्रीज की बात कर लें तो हमारे को श्रीलंका के अंदर भी, श्रीलंका और यहाँ पे आप लोगों का मॉरिशियस के अंदर ये क्या करता है, ऑयल ट्रांसपोर्ट जो है वह करता है। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। ठीक है, अगला सवाल कहता है पुरुषों की डिस्कस थ्रो F-16 स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है। हु हैज, या फिर हम कह सकते हैं हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस डिस्कस थ्रो F-56 इवेंट। दीपा मलिक, या फिर आप लोगों के वरुण सिंह भाटी, या फिर योगेश कथुनिया, कौन है जो क्या करते हैं डिस्कस थ्रो में। हम सभी को पता है कौन सा इवेंट चल रहा है, हम सबको पता है बहुत अच्छे से, पैरा ओलंपिक चल रहा है। और पैरा ओलंपिक कहाँ हो रहा है मैम, पेरिस के अंदर हो रहा है। ठीक है, और कौन सा संस्करण चल रहा है, 17th एडिशन चल रहा है जो पैरा ओलंपिक्स का है। ठीक, अब इसके अंदर भारत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपने देखा है कि भारत कल परसों की, कल की ही बात है जब मैं देख रही थी, भारत 10th रैंक पे पहुंच गया है। पिछली बारी ये 17th 18th रैंक पे था। ठीक है, तो भारत के पास खूब सारे मेडल आ रहे हैं, गोल्ड भी आ रहा है, ठीक है, सिल्वर भी है, ठीक है, ब्रॉन्ज भी है। सबसे ज्यादा हमें कौन कौन से मेडल देखने के लिए मिल रहे हैं, जो शूटिंग इवेंट्स है ना उसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि हम देख पा रहे हैं कि बैडमिंटन में भी, ठीक है, गोल्ड आ रहा है, बैडमिंटन में भी गोल्ड आ रहा है। फिर हमने देखा कि जैवलिन में भी गोल्ड हमारा आ गया है। तो ये तो हमारे पास गोल्ड है ना, कौन है, गोल्ड है। नीतीश कुमार, सुमित अंतिल, अवनी लकेरा गोल्ड लाने वाले क्या है, पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं।
ठीक है। अब इन्होंने क्या जीता मैम, रजत पदक जीता है ना, कितने, रजत पदक जीता है। तो ये आप लोगों के कौन है, योगेश कथुनिया है, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने आप लोगों का भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है F56 जो कैटेगरी या फिर जो इवेंट हुआ है उसके अंदर। कहाँ मैम, पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक गेम्स में। अब इन्होंने जो थ्रो दिया, डिस्कस थ्रो, आपने देखा होगा क्या होती है, एक प्लेट सी होती है, बहुत भारी होती है, उसको थ्रो करना होता है ना, उसको फेंकना होता है। जो इन्होंने फेंका है उसको थ्रो, यानी कि इनका जो बेस्ट थ्रो रहा है, ठीक है, वो 42.22 मीटर का रहा है, 42.22 मीटर का इनका थ्रो जो है वे रहा है। ठीक है। गोल्ड किसका आया मैम, गोल्ड आया यूएस से लेकर गया गोल्ड, है ना। और जो ब्रॉन्ज है वो आप लोगों का ग्रीस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कहता है, शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। यानी कि इन्होंने मिश्रित में खेला है, मिक्स्ड में खेला है। मिक्स्ड में हम सभी जानते हैं शीतल देवी के बारे में, ये पहली हमारी ओलंपियन है। और विश्व में भी अगर हम बात करें, एक आर्चरी प्लेयर है, ठीक है, जो तीरंदाजी करते हैं, वो प्लेयर है जो आर्मलेस है, इनके हाथ नहीं है, फिर भी ये बेहतर क्या खेलती हैं, अपना आर्चरी और जो तीरंदाजी है वो खेलती हैं। तो इनकी अगर हम बात करें शीतल देवी की, तो ये मात्र 17 वर्ष की है। इनकी आयु की बात करें तो इनकी एज जो है वो 17 ईयर्स है, ओनली एंड ओनली 17 ईयर्स। और जो राकेश कुमार है, ये भाई आप लोगों की अगर हम बात करें तो ये क्या है मैम, ये 35 ईयर्स के हैं, 35 ईयर्स के हैं। तो इन दोनों की टीम ने क्या करा है, इन दोनों की टीम ने भारत को भाई कांस्य पदक जो है वह दिलाया है। तो ये आप लोगों की आर्चरी है ना, तीरंदाजी है। अब कौन सी तीरंदाजी है, कंपाउंड वाली है या फिर आप लोगों की कौन सी है, रिकर्व्स वाली है, कौन सी है ये बताएंगे। बताओ भाई। 39 ईयर्स के, 35 भी नहीं, 39 के हैं गाइस, 39। ठीक है। ये मिश्रित टीम कंपाउंड तीरंदाजी के अंदर क्या लेकर आते हैं भाई, मेडल जो है वो लेकर आते हैं। राइट आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए। पारुल बहुत बढ़िया, ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी बात करते हैं, पिछली बार जो गेम्स हुए थे उनमें भी हमारे पास शीतल देवी का नाम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हमें सुनने को मिला था। देखो, ये हमारी फर्स्ट ओलंपियन पी बनी है, जो गेम क्या है इनका, आर्चरी। और आर्चरी में क्यों बनी है फर्स्ट, क्योंकि ये क्या है, आर्मलेस है, हाथ ना होने के बाद भी एक गेम जो हाथों से ही खेला जाता है वो ये खेलती हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कंपाउंड आर्चरी में, और हम कह सकते हैं मिक्स्ड टीम कंपाउंड आर्चरी में मेडल जो है वो आया है भाई। ठीक है जी, ये याद रखना है। दूसरा कहता है, पेरिस ओलंपिक में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और अपना खिताब का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने गए हैं। सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो जाता है, किसने जीता है। देखिए, अगर हम बात करें पिछली बारी भी सुमित अंतिल सेम मेडल लेकर आते हैं। गेम है इनका जेवलिन थ्रो। अब इन्होंने कौन सी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करा, शॉर्ट पुट नहीं है मैम, काट दो, जेवलिन थ्रो है यहाँ पे, लॉन्ग जंप नहीं है, डिस्कस थ्रो है। तो हमारे पास जो आंसर बन गया जेवलिन थ्रो F64 या फिर F64। देखो, अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी ये क्या लेकर आते हैं मैम, गोल्ड लेकर आते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कि जो आपका 32nd एडिशन होता है उसके अंदर, और अब वापस से जो 33rd एडिशन है, सॉरी 32nd तो हम इसको 16 बोलेंगे ना, फिर हम इसको 16 बोलेंगे गाइस,
क्योंकि इस बार तुम्हारे पास पैरा ओलंपिक का 17th एडिशन है। तो 17th एडिशन में जो पेरिस के अंदर हुआ उसमें भी ये क्या लेकर आते हैं, गोल्ड मेडल ही लेकर आते हैं। तो इनकी गेम क्या होगी मैम, जेवलिन थ्रो F64, जिनमें ये क्या लेकर आए हैं, मेडल लेकर आए हैं। और ये तो ध्वजवाहक के रूप में भी कार्य करे हैं। हमारा जो ओपनिंग सेरेमनी है, इन्होंने रिकॉर्ड जो बनाया है ना, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो 70.56 मीटर का बनाया है ना, जो इनका रिकॉर्ड बना है। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। क्लियर है, समझ गए आप सभी। जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंका था, है ना, जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भाला फेंका था तो उसका रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक करा। जब उन्होंने फेंका था 68.55 मीटर का, 68.55 मीटर का भाला फेंका था। तो अब देख रहे हो 70.59 मीटर का भाला इन्होंने फेंका है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो ध्वजवाहक के रूप में ही सुमित अंतिल को आपका ध्वजवाहक के रूप में भी चुना गया, ध्वजवाहक के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी पे। तो आप लोगों का इनका गेम क्या है, जेवलिन थ्रो। अच्छा, जेवलिन थ्रो डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाता है ना। वो कब बनाया जाता है, ये जो जेवलिन थ्रो डे है, जेवलिन थ्रो डे है, अभी हमने देखा था अगस्त में ही इसे सेलिब्रेट किया गया था। कब मैम, अगस्त में इसे सेलिब्रेट किया गया था। अब कौन सी अगस्त में सेलिब्रेट किया गया था और ये क्यों डिसाइड किया गया था, इस दिन यानी कि पर्टिकुलर डे क्या था, नीरज चोपड़ा ने क्या करा मैम, इन्होंने भाला फेंका और भाला फेंक के क्या लेकर आए मैम, ये ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए, ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए। कब का समय था, जब आपका टोक्यो ओलंपिक था। क्या था मैम, टोक्यो ओलंपिक था। और टोक्यो ओलंपिक में पहले पुरुष बने जो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे क्या है, बेस्ट प्लेयर हैं जैवलिन के, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। इस बार ये आप लोगों के ओलंपिक्स के अंदर और पेरिस ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। कौन सा मेडल लेकर आते हैं भाई, सिल्वर मेडल लेकर आते हैं। गोल्ड जो जाता है वो पाकिस्तान के पास चला जाता है, गोल्ड मेडल जो है वो आप लोगों का पाकिस्तान के पास जाता है। और एक खिलाड़ी का नाम है अरशद नदीम। ठीक है जी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हाँ, ये बताएंगे कब बनाया जाता है आप सभी का ये मेडल। अच्छा, ये जो डे है। अब ध्वजवाहक के रूप में हमें एक और खिलाड़ी भी दिखे थे जिनका नाम था क्या भाई, भाग्यश्री जाधव। ये शॉटपुट खिलाड़ी हैं। ठीक है जी, चलो आगे। अब कहते हैं 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी में किस शहर में किया जा रहा है, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या फिर गोरखपुर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बताइए जरा आप सभी की कहां पर आप लोगों को ये महोत्सव जो 3 डे का आर्म्ड फोर्स महोत्सव है वो देखने के लिए मिल रहा है। थोड़े समय पहले ये आपके पंजाब के अंदर भी किया गया था, बट पंजाब में एक साहित्य के नाम के साथ जोड़कर करा गया था पिछले साल में। तो बात की जाए वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या फिर गोरखपुर, 3 डे इसका उद्घाटन करा गया है सीएम द्वारा। ठीक है, जो योगी है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो बात करी जाए ये कैपिटल लखनऊ के अंदर हुआ है। कहाँ पे जी, कैपिटल लखनऊ के अंदर हुआ है, छावनी के सूर्य खेल परिसर में। कहाँ पर जी, अगर हम बात करें लखनऊ, ठीक है जी, हाँ, सूर्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ठीक है प्रशांत।
इसका इनॉग्रेशन योगी आदित्यनाथ द्वारा करा गया है जी। ठीक, अगला सवाल, हीरो मोटर्स क्रॉप ने किसे और किस कंपनी के कार्यकारी, मतलब इसको, इनमें क्या हुआ है, इनमें एक अपॉइंटमेंट हुई है उपाध्यक्ष की। तो आपसे पूछ रहा है बस कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी बाय हीरो मोटो क्रॉप। तो संजय भान, DK राजा, हरिंद्र प्रसाद या फिर राजीव प्रताप, कौन है जो आप लोगों के अब अपॉइंट करे गए हैं बताइए जरा। अब ये काम कर रहे हैं किसके साथ, हीरो मोटर कॉर्प्स के साथ सिंस 1991 से, है ना, जब हम लोग पैदा भी नहीं होंगे। सिंस हीरो मोटो कॉर्प। ठीक, तो ये आप लोगों के कौन है, ये आपके संजय भान है। कौन है जी, ये आप लोगों के संजय भान है, जिनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है भाई। ठीक है, हीरो मोटर्स की बात करें तो आपको पता है ये कंपनी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय, वैसे तो हम कह सकते हैं कि गुड़गांव में था पहले इसका मुख्यालय, पर अभी अगर हम बात करें नई दिल्ली में है। 1989 के समय पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। संजय भान बिल्कुल ठीक है। ठीक, अच्छा, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखो, पहली बार ऐसा होगा, देश तो ठीक है, बट पहली बार ऐसा होगा कि एक स्टेडियम है जिसे जाना जाता है लॉर्ड स्टेडियम के नाम से, इसके अंदर फाइनल होगा पहली बारी, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के लॉर्ड स्टेडियम में फाइनल जो है वह होने वाला है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड, बट होगा कब, 2025 के अंदर। कब, 2025 के अंदर इसका आयोजन जो है वे होगा, फाइनल इन लॉर्ड्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब कब से लेकर कब तक होगा, तो होगा आपका 11 से 15 जून 2025 में, है ना, 11 से 15 जून 2025 में होगा। अब अगर हम बात करें किसकी, आईसीसी की, तो आईसीसी का गाइस मुझे बताएंगे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ है ना, आईसीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है। आईसीसी की अगर हम बात करें आप सभी से, तो मुझे बताओ कि इसके चेयरमैन कौन है जिन्होंने अभी रिजाइन दिया है ना, और हम कह सकते हैं कि नवंबर में उनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। बताइए, जो नवंबर 2024 में जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है। भाई देखो, इंग्लिश हिंदी में अलग है, तुम सिल्वर मेडल लेके चलो, ठीक है, सवाल सही है, पता नहीं तुम्हारे को दिमाग को क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम इंग्लिश वाले पॉइंट को लेकर चलो, क्लियर है, पता नहीं ऐसे क्यों बोले चल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। सिल्वर को और कौन सा मेडल कहते हैं हिंदी में, अख्तर? भाई इतनी सिंपल सी बात है, गोल्ड को आप लोग कहते हो स्वर्ण पदक, सिल्वर को आप लोग कहते हो रजत, ब्रॉन्ज को आप लोग कहते हो कांस्य। कहाँ समस्या है, सिल्वर को रजत ही तो लिखा है, ब्रॉन्ज तो लिखा नहीं है, लिखा है कोई? हाँ, अब नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, और सबसे यंगेस्ट जो है बताओ।
बताओ कब इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, कब यहाँ पे आप लोगों की अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। और ये सबसे यंगेस्ट है तो 35 ईयर्स के हैं जो क्या किए गए हैं, 35 ईयर्स के हैं जो हम कह सकते हैं सबसे यंगेस्ट बनाए गए हैं। क्लियर? जल्दी बताओ इसका आंसर बताओ। जय शाह, ठीक है। और रिटायर कौन हो रहे मैम? ग्रेग बार्कले, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है मैम? ठीक है, अच्छा। अभी बात करी जाए आप सभी से कि जय शाह को या फिर जय शाह और कहां कहां पे इन्होंने अभी कौन सा पद छोड़ा है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का पद छोड़ा है। और यहाँ पे आप लोगों के मोशीन नकवी बनाए गए हैं, है ना, मोशीन नकवी अपॉइंट हुए हैं नए प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। होंगे, टेन्योर कंप्लीट होगा, ठीक है जी। कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं ये भी बताइएगा। अगला सवाल क्या बात करता है, कहता है आप लोगों से कि एक रिटायरमेंट हुई है फुटबॉल के लेजेंड की। हालांकि अगर हम बात करें आप सभी से तो हमारे भारत के अंदर भी तो हुई है एक फुटबॉल लेजेंड की। हमारे लिए वो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी कवर कर लेते हैं भाई। क्या कहता है ये सवाल आप लोगों का कि लुई सुआरेज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। वह किस दक्षिण अमेरिका देश से है? अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे या फिर आप लोगों का चिली। तो बताइए जरा क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वे होगा। हाँ, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं वो। कौन? मोशीन नकवी, ठीक है जी। बताइए अगर हम इनके मैक्सिमम गोल्स की बात करें तो मैक्सिमम जो गोल्स इन्होंने दिए हैं वो दिए 69 गोल्स, ठीक है जी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ये कौन सी कंट्री से संबंध रखते हैं? उरुग्वे, बहुत बढ़िया। अगर हम समझें यहाँ पे तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उरुग्वे। हालांकि अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से 4-5 सवाल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट निकलते हैं, जैसे कि हमारा सबसे बड़ा टूर्नामेंट किसका भाई मैम? फुटबॉल का, ठीक है। उसका क्वालिफाई राउंड जो क्वालिफाई राउंड है वो खेला गया सुनील चेत्री द्वारा। कब मैम? लास्ट मैच था इनका जून के अंदर, 6 जून को। कहां पर? कोलकाता में, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दी कि मेरा लास्ट मैच होगा फीफा के क्वालिफिकेशन के लिए। किसके लिए मैम? ये फीफा क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। और इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। इनका नाम है सुनील चेत्री। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास बन जाता है भाई। दूसरा हमें पता है कि फीफा जो है पुरुषों का 2026 में होने वाला है। मैंने बहुत बार बताया कि इसको कौन कौन सी कंट्रीज होस्ट कर रही हैं मैम। इसे मैक्सिको, यूएसए और कनाडा होस्ट कर रही है। हालांकि अगर हम पुरुषों का हो गया ये, ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का 2027 में होगा। और 27 में जो होस्ट करेगा वो करेगा ब्राजील, ठीक है। ब्राजील जो है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है जी। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भाई संबंध रखते हैं कहां से? उरुग्वे से। अगला ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? किस देश के क्राउन प्रिंस ने आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी परिसर का उद्घाटन करा है? तो बात रखी जाए आप सभी से, कतर, सऊदी अरब, यूएई या फिर बहरीन, कौन से देश के अंदर हमारी आईआईटी दिल्ली को एस्टेब्लिश किया जा रहा है? हालांकि अगर हम बात करें रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है, यहाँ पे रिसर्च लैब भी आप लोगों की ओपन करी जा रही है। तो ये आप लोगों का ओपन करा गया सितंबर के अंदर।
है ना, यानी कि अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन कौन करते हैं ये बताएंगे। प्रिंस करते हैं, प्रिंस का नाम। ठीक है, कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में या फिर बहरीन में। राम राम जी रॉयल जाट, हाँ जी, जय श्री कृष्णा भाई। यूएई, बहुत बढ़िया, यूएई आप लोग बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा, अभी इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा करा गया है ये बताएंगे। ये चाहते हैं हब बनाना, रिसर्च करना, हब बना के एक ग्लोबल हब फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या चाहते हैं? ओन ग्लोबल हब फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए काम कर रहे हैं। बताइए जरा, शेख खालिद बिन मोहम्मद, कौन मैम? शेख खालिद बिन मोहम्मद, ये कौन है मैम? प्रिंस। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा है, यूएई। और यूएई के अंदर और क्या हो रहा है मैम? आपका अक्टूबर के अंदर महिला का T20 का आयोजन किया जा रहा है। पढ़ाया था मैंने आपको, जो कहाँ होना था मैम? बांग्लादेश के अंदर होना था। कहाँ जी? बांग्लादेश के अंदर होना था, बट नहीं हुआ। आपको पता है बांग्लादेश के क्या हाल है। ठीक है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। डेट में भी कोई चेंजमेंट नहीं करी गई है। पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य होगा। पहला मैच आपका इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मध्य होगा जी। ठीक है, क्लियर है? ब्लू कपड़े वाले ने करा है ठीक है भाई, राइट आंसर आप लोगों का यूएई हो जाता है। अब वही सवाल है, बट आप लोगों से थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पूछने की कोशिश कर रहा है। देखो क्या लिखा है, हाल ही में किस संस्थान ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिसर है कौन सा? मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद खोला गया है पहला, उसका नाम क्या है। कहते हैं आपसे IISc बेंगलुरु या फिर IIM अहमदाबाद, NIT आप लोगों का, या फिर IIT दिल्ली। देखो IIM की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे असम के अंदर भी ओपन हो रहा है, असम के कामरूप में। ठीक है, ये किसके द्वारा बोला गया, अनाउंसमेंट करी गई? ये हमारे PM मोदी द्वारा करी गई। जब मोदी इलेक्शन, यानी कि हमारे जो 18वीं लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, उसके दरमियान जब जीत जाते हैं तो इसके बारे में बोलते हैं कि हम असम के अंदर क्या खोलने वाले हैं, अपना IIM ओपन करेंगे। हेमंत सोरेन द्वारा एक बड़ा थैंक यू भी इन्हें करा गया था। तो राइट आंसर हमने पीछे पढ़ ही लिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? IIT दिल्ली। ठीक है, प्रिंस क्राउन ने यहाँ पे क्या करा, इसका इनॉग्रेशन करा है। ओके, तरंग शक्ति 24 क्यों लिखा है? 2024 को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए। तरंग शक्ति 24 अभ्यास का दूसरा संचरण किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है भाई? सितंबर 2024 में। हमने जाना तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है वो कैसी है? एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो जाती है। और एयरफोर्स की एक्सरसाइज का फर्स्ट फेज जो है, चरण जो है, वो आपका कंप्लीट हो गया है। कहाँ हुआ था मैम? तमिलनाडु के अंदर हुआ था, है ना। अब इसका सेकंड फेज आप लोगों का आयोजित किया जा रहा है, और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? वायुसेना स्टेशन, मतलब वायुसेना के स्टेशन के अंदर ही हो रहा है, या तो अंबाला, बठिंडा, जोधपुर, या फिर आप लोगों का हाशीमारा। कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है? तो IIT जोधपुर के अंदर। एग्जैक्टली राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? C, IIT जोधपुर, यानी कि राजस्थान के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, राइट आंसर C बिल्कुल करेक्ट है। कल एक सवाल पढ़ाया था मैंने आपको एयरफोर्स से जुड़ा हुआ। एयरफोर्स में एक अपॉइंटमेंट हुई है, एयरफोर्स में
एक अपॉइंटमेंट हुई है, वह कौन सी अपॉइंटमेंट है और वे कौन है ये बताएंगे। कौन सी अपॉइंटमेंट है और कौन अपॉइंट किए गए हैं ये आप लोग मुझे बताइएगा। देखिए वैसे तो बोला जा रहा था कि 28 अगस्त से होगा, बट अभी जो न्यूज आ रही है उसमें लिखा हुआ है कि 30 अगस्त से इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 28 अगस्त से हो रहा है, बट बहुत सारे सोर्सेज के अंदर, न्यूज के अंदर आपको 30 अगस्त टाइम देखने के लिए मिल रहा है। 30 अगस्त से लेकर सितंबर 14 तक क्या हो रहा है भाई, इसका आयोजन जो है वह किया जाएगा। ठीक है, क्लियर आप सभी को। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं, इसलिए इसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज और एयर एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। जैसे कि देश कौन से हैं मैम, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसे कि देश कौन सा है मैम, ग्रीस। ये दिख रहा है जहां नीचे मैं लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, पीछे लिख देती हूँ। ठीक है, शायद से नहीं दिख रहा होगा, नीचे वो टिकर चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये मल्टी लेटरल एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें भाग ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ग्रीस हो गया, यूएई, जापान, सिंगापुर, यूएई, जापान, सिंगापुर। यानी कि ऐसे आप लोगों के जो नेशन हमेशा जो चर्चाओं का विषय बना रहते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इसके अंदर भाग जो है वह ले रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह को अपॉइंट करा गया है किस पोस्ट पर, डेप्यूटी चीफ पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको करते हैं थोड़ा सा इधर और अपने एयरफोर्स को समझते हैं। मैंने कल आपको एयरफोर्स से एक जुड़ी हुई अपॉइंटमेंट पढ़ाई। मैंने आपको बताया कि इनको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो एयर में, या फिर हम कह सकते हैं उड़ान का अनुभव है। ठीक, तो अगर हमने बात करी कौन, डेप्यूटी चीफ, तो तेजिंदर सिंह, एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है। एयरफोर्स की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, तो आपको पता है 1932 में इसका गठन। डे आप लोगों का 8 अक्टूबर। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। और क्या समझा हमने जाना चीफ विवेक राम चौधरी। ठीक है, उप प्रमुख तेजेंद्र सिंह, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। वाइस एयर मार्शल ऐसे भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अगला देखो, हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित बलात्कार विरोध विधेयक का नाम क्या है? एंटी रेप बिल। देखो हम सभी जानते हैं आरजीकर कॉलेज के बारे में, जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें जो आप लोगों को केस देखने के लिए मिला, जो एक ट्रेनी डॉक्टर और ट्रेनी महिला डॉक्टर हैं उनके साथ। ठीक है, रेप एंड मर्डर। क्या था भाई? रेप और मर्डर था। ठीक है, अब इसके पीछे क्या चलाया गया है? आप लोगों का एक बिल लाया गया है, और ये बिल जो अपोजिशन है उसके फुल सपोर्ट के साथ पास हुआ है। पास विद फुल सपोर्ट ऑफ अपोजिशन। ठीक है, होना ही था अपोजिशन के साथ भाई फुल तरीके से। अब इसका आपसे नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। रीजन क्या है भाई मैम? जो आप लोगों ने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा है। ठीक है, दूसरा हमने ये भी जाना था कि इनके लिए क्या किया गया है कि जो महिलाएं हैं अपने वर्क प्लेस पर, महिलाएं हैं, ठीक है, वो अपने वर्क प्लेस पर और स्पेस पर क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो इसके लिए क्या किया गया? सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च करा गया है।
उसका नाम क्या है मैम? शी बॉक्स पोर्टल, है ना, क्या है? शी बॉक्स पोर्टल इसका नाम हो जाता है। तो अभी जो लॉन्च किया गया है बिल, उसका नाम क्या है? अपराजित, या फिर आप लोगों का निर्भया, या फिर आक्रोश, या फिर निर्णय, क्या है इसका नाम? आप मयंक इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपको मिलता है, या टिकर पे भी नंबर चल रहा होगा, ठीक है, तो आप इस पे कांटेक्ट करके पता कर लें। देखिए ये मैं नहीं बता सकती हूँ फिलहाल में, ठीक है जी। हाँ, राइट आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल सही है ना। अपोजिशन के साथ क्या है? ये फुल सपोर्ट के साथ पास हुआ है, ठीक। अगला सवाल आप लोगों से क्या बात करता है? भारतीय नौसेना ने, और भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ किस अभ्यास में भाग लिया? देखो, अभी अगर हम बात करें इस अभ्यास की, तो ये भूमध्य सागर के अंदर आयोजित किया जाएगा, है ना। कहाँ पे मैम? अगर हम बात करें भूमध्य सागर में आयोजित। इसी के साथ अगर हम समझे तो ये टाइप क्या है मैम? नौसेना की एक्सरसाइज है। किसकी है? नौसेना की एक्सरसाइज है। इसमें हमारा भाई अगर हम बात करें, फ्रांस के साथ ये करी जा रही है, फ्रांस और इंडिया के साथ करी जा रही है, और भारत ने अपना P-8I कहाँ? फ्रांस के अंदर अभी उतारा है, ठीक है। ये ऐसा 62 ईयर्स के बाद हो रहा है। जो अब बात की जाए एक्सरसाइज कौन सी है? जब अपना P-8I लॉन्च उतारा है। मिलन, वरुण, युद्धाभ्यास, या फिर मालाबार, कौन सी एक्सरसाइज है? बताइए। अच्छा, ये इस बार की अगर हम बात करें एक्सरसाइज का, तो कौन सा एडिशन है? एडिशन की बात करें तो मैम ये एडिशन है आप लोगों का 22वां संस्करण एक्सरसाइज का, तो 22वां संस्करण है। कौन सा? 22वां संस्करण देखने के लिए मिल रहा है, जो 2 से 4 सितंबर के मध्य आयोजित हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है वरुण। कौन सी एक्सरसाइज है जी मैम? वरुण इसकी एक्सरसाइज का नाम है, जो भारत और नौसेना, यानी कि भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य हो रहा है भाई। क्लियर है आप सभी को? क्लियर है? समझ गए? फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में ऑलरेडी ही हमारे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स का आयोजन, पैरा ओलंपिक का चल रहा है, ओलंपिक का हो गया है। ग्रेविन संग्रहालय फ्रांस के अंदर का अभी आप लोगों का न्यूज के अंदर रहा ही है। देखो, अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ हमें क्या देखने के लिए मिलता है? सबसे पहली बात अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, ठीक है, ये फ्रांस है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन भाई प्रेसिडेंट, और हालांकि आने वाले समय पर नहीं भी रहेंगे। इनको ओलंपिक ऑर्डर का सम्मान भी दिया जाता है। फ्रांस की बात करें तो ग्रेविन जो म्यूजियम है वो चर्चाओं का विषय बना रहा। क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान का नाम का क्या है भाई, गोल्ड कॉइन लॉन्च हुआ। फ्रांस ने क्या करा, जो बुर्खा लड़कियां पहनती हैं, है ना, मुस्लिम धर्म में, उस पे बैन लगाया, बैन ऑन बुर्खा। ठीक है, इसी के साथ हमें समझ में आता है कि फ्रांस के साथ अभी वरुण एक्सरसाइज हो रही है भाई। क्लियर है? समझ गए? ये क्या है, हमारे फ्रांस से जुड़े हुए हाल ही के ही सवाल है। क्या है? हाल ही के ही सवाल है। ये 2023 में करा गया था, जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि करा क्यों गया, बात सही भी थी कहीं ना कहीं। आप अपने धर्म का पालन करें, इन्होंने ऐसे बोला कि आप अपने धर्म का बिल्कुल पालन करें, पर क्या है,
अगर आप स्कूल के अंदर आ रहे हैं और स्कूल के अंदर तो कोई भी बुर्का पहन के घुस सकता है, आपके धर्म के अकॉर्डिंग आप बुर्का उतारेंगे नहीं है, आईडी कार्ड दिखाएंगे और जो गार्ड है वो आपको जाने देगा। तो ऐसा करके कहीं ना कोई कैसा कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है। तो हाँ, आप अपने धर्म को रखें, बट स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आप प्लीज बुर्का ना पहने, ये ऐसा कहा गया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, सवाल वही है, बस तरीका अलग है पूछने का कि भारतीय नौसेना P-8I वरुण अभ्यास या फिर जो विमान है इसमें वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में पहली बार तैनाती के लिए किस देश में उतरा है। तो ये हमें पता है, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं मैम, फ्रांस। क्या है जी? फ्रांस। गैब्रियल अटल जो है फर्स्ट गे पीएम बनाए गए थे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आगे क्या बात करता है। 133वें डुरंड फुटबॉल कप 2024 के फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब को किस टीम ने हरा दिया है और पहली बार वह जीत गई है। तो ये आपको बताना है कौन सा आपका फुटबॉल क्लब है जो पहली बार जीता है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब, या फिर इंडियन एयरफोर्स FT, या फिर ईस्ट बंगाल FC फुटबॉल क्लब। तो बताइए जरा मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वह बन जाएगा? कौन मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब को हराकर जीता है भाई, बताइए। जो हराया गया है वो 4-3 से हराया गया है। बताइए भाई। ए विन यानी कि ए जो है वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, बिल्कुल सही आंसर आपने यहाँ पे दिया है। अच्छा, इसका आयोजन ये कहाँ की है भाई फुटबॉल क्लब? तो मैम ये असम का है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हेल्ड हुआ था कोलकाता में। कहाँ पर जी? कोलकाता के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। इसका 31 अगस्त को क्या हुआ? फाइनल हुआ है। राइट आंसर आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब बन जाएगा। ठीक है, एक बार ये कर लेते हैं सवाल जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो गया है। चलिए, सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किसने किया है? ध्वज और प्रतीक का अनावरण, देखो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिला था कि थोड़े समय पहले हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल्स का नाम भी बदला है। तो उन 2 हॉल का नाम भी मुझे बताइएगा, वो 2 हॉलों का नाम अब क्या है? बताइए जरा। अब किसने करा? अब आंसर हमें मिल गया, प्रेसिडेंट मुर्मू ने करा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कार्य करा है। यही वाला कौन सा? सुप्रीम कोर्ट और ध्वज से जुड़ा हुआ। ठीक, तो अभी आप मुझे बताइएगा कि उन 2 हॉलों का नाम क्या है, बताइए। इस इवेंट को हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया था। और आप सभी जानते हो सुप्रीम कोर्ट को मैम 75 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट हुए। अभी 2 दिन पहले हमने सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल लगाया था। ठीक है, हाँ, एक अशोक है, दूसरा क्या है मैम? गणतंत्र हॉल। एक अशोक मंडप और एक गणतंत्र, आप लोगों का 2 हो जाते हैं। एक अशोक है और एक गणतंत्र मंडप हॉल। 2 हॉल्स के नाम में बदलाव करा गया था भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है अख्तर, चलो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर क्या चीजें आपको देखने के लिए मिली है? झंडे में अशोक चक्र देखने के लिए है ना, जो फ्लैग है उसमें अशोक चक्र, ठीक है जी। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की इमारत में भारत का संविधान जो है वो शामिल है और ये देवनागरी लिपि के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय लिखा हुआ है। ठीक, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, इसके बाद ये वाला सवाल उठा के ऊपर रख देते हैं
और इसके बाद ये सवाल देखो, कौन सा मंत्रालय दिल्ली हाट में 14 दिवसीय प्रदर्शनी छाप का समर्थन कर रहा है? सांस्कृतिक मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? बिल्कुल सही है। बताइए। हाँ ठीक है, बताइए जरा क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देश भर से सभी कलाकार, सभी आर्टिस्ट जो हैं वो आए हैं। टोटल अगर हम बात करें 160 प्लस स्टॉल्स जो हैं वे लगाए गए, 160 प्लस स्टॉल्स लगाए गए और ये हमारे कपड़ा और वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया 14 डे एग्जीबिशन, नाम है इसका छाप। ठीक है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री आप ऐसे कह सकते हो, कपड़ा उद्योग मंत्रालय भी आप लोग कह सकते हो, वस्त्र मंत्रालय भी आप कह सकते हो। ठीक है, कहां पर मैम? दिल्ली के अंदर। कितना? 14 डेज का है एग्जीबिशन। क्लियर? ठीक है जी। ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, अब हमारे कपड़ा मंत्री कौन है ये बताओ। अरे मानस ने ही पूछ लिया, हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? हु इज आर टेक्सटाइल मिनिस्टर, जो अभी हाल ही में बदले गए हैं भाई, बताइए। ये है गिरिराज सिंह। कौन है जी? इस मंत्री और इस मंत्रालय के मंत्री जाते हैं गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल का स्थान लेते हुए। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल को गाइस गृह कार्य लेके जाइएगा। ठीक है, इस वाले सवाल को गृह कार्य लेके जाइएगा। मिलते हैं आप सभी से 10 AM स्टैटिक जीके की क्लास में। अभी के लिए शुक्रिया। और उससे पहले स्मृति ईरानी थी। ठीक है, चलो।